बच गए। अरे भैया ठीक सोचते थे तुम लोग, मैं बच नहीं सकता था, मुझे तो भगवान ने बचा लिया। मैं डूब रहा था, पता नहीं किसी तरह मेरे पास से एक लट्ठा गुजरा, मैं उसी लट्ठे से चिपक कर इस टीले से लगा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने अपने आप को इस टीले पे अचेत पाया और जब मुझे होश आया तो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ गणपति की झोपड़ी तक पहुंचा हूँ भैया। उसके बाद जो हो रहा है वो तो सब तुम लोग जानते ही हो। प्रभु कृपाई समझो पंडित, सीतू का घर भी तुम्हारा है, यहाँ न डरने की जरूरत है न संकोच करने की। देखो तो तुम्हें कितनी ठंड लग रही है, लो या कम्बल ओढ़ लो। अरे नहीं भैया मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वही बात, इतनी मुसीबत के समय में भी यही विचार पंडित, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, यहाँ ना डॉक्टर है न वैद्य, मैं कहता हूँ या कम्बल ओढ़ लो। ओढ़ लो पंडित। खाना बन गया क्या? हाँ बन गया। मैं अभी छीटू भैया, नवल और बरकत को बुला के ले आता हूँ, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। ठीक है। अरे ठाकुर साहब आप जरा पंडित का ख्याल रखिएगा। ठीक है बटे सर। अरे ठाकुर क्या तुमने इस घर का पानी पी लिया? हाँ पी लिया। क्यों? क्या कहा? पी लिया? तुम्हें कुछ लगा नहीं ठाकुर? लगा भाई, गंगा जल की याद आ गई। अरे धर्म भ्रष्ट कर दिया भैया। तुम भी पी कर देखो। कावेरी, ओ बेटी कावेरी, क्या है बाबूजी? क्या कर रही है बिटिया? कुछ नहीं, चावल बीन रही थी। जा जरा पंडित जी के लिए एक लोटा पानी ले आ। अरे नहीं नहीं बेटी रहने दे, मुझे प्यास नहीं है। प्यास तो है पंडित, खैर तुम भी गंगा जल नहीं ग्रहण करना चाहते। अरे पर ठाकुर अछूत के घर का पानी। देखो पंडित, भगवान क्या ब्राह्मण के लिए अलग, ठाकुर के लिए अलग और अछूत के लिए अलग पानी बरसाता है? सब पानी एक है, यह महल केवल हमारे दिमागों का है। अब देखो ना, सब चीजें एक दूसरे को छू रही हैं, सब तरफ स्पर्श है, यह अस्पृश्यता केवल हमारे दिमागों की है। देखो पंडित, तुम्हारा तर्क शास्त्र ही गलत है। अरे भैया तुम्हारी बेटी तो इस घर में ऐसे रह रही हो जैसे यहीं की हो, क्या तुम यहाँ खाना भी खा लोगे ठाकुर? खाऊंगा, मैं तो जरूर खाना खाऊंगा यहाँ पर। कैसी बात करते हो ठाकुर भाई, क्या अपना धर्म क्या कुछ तो ख्याल कर लो तुम। देखो पंडित, भूख लगने के बाद सबसे बड़ा धर्म क्या है? खाना खाना। यह पूछना खाना किस जाति और किस धर्म वाले ने बनाया? देखो पंडित, तुमने ही आज तक कोई धर्म बताया जिसका संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। देखते नहीं कितना साफ सुथरा घर है, कितने साफ सुथरे लोग हैं और कितना साफ सुथरा इन लोगों का मन है। तुमने ही आज तक इन निर्दोष लोगों को हम लोगों से दूर रखा। तुम आज यहाँ खाना नहीं खाओगे? अरे मैं नहीं नहीं भैया, मेरा आज व्रत है, रहने दो। और 7 दिनों तक पानी नहीं उतरा तो क्या 7 दिनों तक पानी नहीं पियोगे? तुम 7 दिनों तक खाना ही नहीं खाओगे? क्या अपने प्राण त्याग दोगे पंडित? अरे अभी प्राण तो नहीं जा रहे ना, तब की तब हम देख लेंगे। अच्छा, जब प्राणों के लाले पड़ेंगे तब खा लोगे, अभी से ढोंग क्यों चाहते हो पंडित? तुम धर्म को ढोंग कह रहे हो? तुम जिसे धर्म कह रहे हो ना, वह सिर्फ ढोंग है, सिर्फ ढोंग। कैसे हो पंडित? भाई तुम्हारे लड़के को नवल और बरकत ने बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है अब बाढ़ उतरने के बाद ही उनका कुछ पता चलेगा। बटेश्वर भैया लगता है उन्हें नर्मदा मैया अपने साथ ले गई। जब जब धर्म का नाश होगा ऐसी विपत्ति आएगी भैया, ऐसी ही। अरे वाह पंडित, धर्म भी कौन सा नाश होगा? अरे तुम्हारे बेटे ने जो किया धर्म का नाश, 25 हरिजनों को लेके भगवान के मंदिर में घुस गया, भगवान की मूर्ति को छू लिया, उसी धर्म के नाश ने मेरे बेटों की जान ले ली आज। यह बात झूठ है पंडित जी। अरे बाढ़, आंधी, तूफान ये सब तो कुदरत का खेल है, मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। खुदा तो सब पर मेहरबान है, क्या वह किसी से बदला ले सकता है? पंडित बरकत की बात सुनी तुमने? कितने पते की बात कही है कि मजहब को मानने वाले हर देश में, पर यह जात पात का रोग केवल इसी देश में। पर बटेश्वर भैया पर कुछ नहीं भैया, थोड़ा ऊपर उठकर सोचो, क्या यह इंसानियत के नाम पर कलंक नहीं है कि आदमी गधे घोड़े कुत्ते को छूने में घृणा न करे पर इंसान को छूने में घृणा करे? पंडित तुमसे बहुत आशाएं हैं, आप सब एक हो रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं। देखते नहीं पंडित, मैं बदल गया, मैं ठाकुर राम भजन सिंह। आज साधारण हालत होती तो मैंने कब की तुम्हारे दोनों बेटे को गोली मार दी होती, पर मैं उन्हें आज माफ करने लेता तैयार हूँ पंडित। अरे ठाकुर मैं तब से यही तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे ठाकुर तुम्हारी हालत पर। देखो पंडित, एक क्षण सच्चाई को समझने की कोशिश करो, बाकी सब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अरे पंडित मैं भी तुम्हारी तरह जन्म से बामन हूँ। मेरे माता पिता तुमसे अधिक कट्टर थे, कहीं किसी हरिजन की छाया पड़ जाती थी तो नहाते थे, पर तुम मुझे देखो, मैं इनके साथ रहता हूँ,
इनके साथ खाता पीता हूँ, पर तुम मुझसे तो घृणा नहीं करते, ये करते हो? अरे नहीं बटेश्वर भैया, कैसी बात करते हो? तुमसे कौन घृणा करेगा? तो इनसे भी घृणा ना करो पंडित, जमाना बदल रहा है, तुम भी बदलो। नई पीढ़ी के सामने इंसान का अच्छा नमूना पेश करो पंडित। अरे बटेसर रहने दो, अब पंडित जी ना खाए ना पिए, भैया हम कह दे रहे हैं, हम और लक्ष्मी भी ना खाएंगे ना पिएंगे। हमारे यहाँ एक आदमी भूखे पैसा बैठा रहे और हम लोग खा ले, भैया हमसे ना होगा ये सब। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, क्या है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? भात बन गया क्या? हाँ, बन गया। तुम्हारा खिला दो। तुम नहीं खाओगे? अरे नहीं, पहले पंडित जी भूखे पैसे बैठे रहेंगे और हम खा लेंगे, हमसे ना होगा। तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। हैं? जब तक पंडित जी नहीं खा लेते तब तक इस घर में कोई भी नहीं खाएगा, नमक भी नहीं। मेहमान को भूखा रखते नरक में थोड़ी जाना हमें। अरे पर मेहमान तो जितना को भूखा रखकर नरक जाना चाहता है ना। यदि छीतू, लक्ष्मी और नवल नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा बटेश्वर भैया। अरे अपनी चीतों को भूखा रखकर हम लोग भी नहीं खा सकते। देखो भाई, मैं तो खाऊंगा, मेरा खाना जरूरी है। एक तो मैं नहीं खाऊंगा तो पंडित सोचेंगे कि मौके का फायदा उठाकर अपने आप को बचा रहा है। भाई मैं तो जरूर खाऊंगा। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या है? ठाकुर साहब के लिए खाना ले आओ। नहीं आ रहे हैं। अरे तो क्या सच में कोई नहीं खाएगा? तुम लोगों में से कोई भी नहीं खाएगा? और अगर 7 दिनों तक ये पानी नहीं उतरा, क्या सच में कोई नहीं खाएगा तुम में से? पंडित, यहाँ जो बात कही जाती है उसमें सच और झूठ का कोई सवाल नहीं होता है। अरे मैं समझता था हमारा ये टीला गोवर्धन पर्वत की तरह सबकी रक्षा करेगा, पर नहीं, मेरी ही भूल थी। बनने दो इस टीले को मुर्दे का टीला। अरे बटेश्वर भैया, भैया इतने लोगों की हत्या का पाप मुझ पर मत लगाओ। अरे वाह पंडित, हम तो आपका कछु नहीं कह रहे हैं ना, आपका धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। अरे चीतू भैया, पर इंसानियत का धर्म होता है कि नहीं कुछ? गद्दा, गणपत चाचा पूछ रहे हैं पंडित जी ने हमारे यहाँ जल ग्रहण किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया बेटे। तो क्या गणपत चाचा सचमुच में सही हो जाएंगे और हम सब गलत? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही अड़ोस पड़ोस में ये बात पता चलेगा कि छीटू नहीं खा रहा है तो कोई नहीं खाएगा। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बनने दो इस टीले को मुर्दे का टीला। जय लक्ष्मी नारायण। भाई बटेश्वर, मैं तो अकेले ही खा रहा हूँ। अरे बटेश्वर भैया, मैं भी खाऊंगा। ठहरो पंडित, तुम किसी जोर जबरदस्ती से तो नहीं खा रहे? नहीं बटेश्वर भैया, किसी जोर जबरदस्ती से दुनिया की कोई ताकत मुझसे कोई काम नहीं करा सकती। मैं पूरे मन से खाऊंगा। अरे चीतू भैया, अरे हम लोग को भी थाली मंगवाओ। मंगाओ बेटा। माँ, माँ, क्या है? माँ हम लोग के लिए भी थाली परोस। ला रहे हैं। इस घर में बस यही एक थाली है, जिसको भी खाना हो मेरे पास आ जाओ। अरे मैं तो अकेला पड़ गया। बेटा नवल, तू ही मेरे पास आ जा। जी ठाकुर साहब। बैठ बेटा। हाँ, अरे कावेरी बिटिया, जरा इधर तो आ। देख, गांव तो पूरा ही बह गया। आयरों के टीले में भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोच रही थी बाढ़ उतर जाने के बाद में लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। खेती भी सारी चौपट ही हो गई है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ। वो देखिए, हमारे मकान की ऊपरी मंजिल तो दिखाई देने लगी है और पंडित माता जी की छत भी दिखाई देने लगी है। पर माँ, कच्चे मकान तो सारे बह गए हैं। लोगों को नए झोपड़े बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। नए बीज, हल, बैल सभी तो नए लगेंगे।
भैया। क्या बात है गणपत? अरे कोई बात नहीं, वैसे कोई खास बात ना है। अरे भौजी एक बात है, घर में चावल बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जो कुछ था कल 15-20 आदमी में खत्म हुआ। हम तो सोच के बड़े ही परेशान हैं। थोड़ी देर रात बच्चा छोट छोट भूख से बिलबिला लगे हैं, तब क्या करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? यह खातिर आए हैं आपके पास। अरे परेशान ना हो भैया, अभी मेरे पास एक बोरा चावल रखा है। जब तक है तब तक उसमें से बराबर देते रहेंगे। तो भौजी उसी में से लिए जाओ। एक बात हमारी तरफ से सुन लो, पूरे गांव के पास एक ही बोरा चावल बचा है। भौजी हम तो सोच के बहुत ही परेशान हैं कि बाढ़ उतरे के बाद भी तो लोगों का भूख लगेगी, तब कहाँ से खिलाएंगे हमको? अरे भैया तब की तो तब देखी जाएगी, गाँव जिंदा रहेगा तभी तो सब जिंदा रहेंगे। अच्छा भौजी एक बात और है। क्या बात? अरे यही जो बात पूरे टीले पर फैल गई। कौन सी बात? अरे यही क्यों ठाकुर पंडित माता दी ने छोड़ जातिया भात खा लिया। हाँ एक बात कहे गणपत, अगर ठाकुर साहब और पंडित जी ने ऐसा किया है तो खूब सोच समझ कर ही किया होगा। इसका जवाब भी खुद ही दे लेंगे। लेकिन भौजी गांव के लोग कह रहे हैं जैसे ये बात चंदनपुर के ठकुरों बामनों को पता चलेगी, उन लोग ठाकुर साहब को पंडित जी को जात से बाहर निकाले बगैर ना ही रहेंगे। हाँ देख लियो। एक बात कहे गणपत, तुम्हें दुनिया भर की बहुत बड़ी रहती है। हाँ? पूरा गांव सत्यानाश हो गया है बाढ़ के मारे, हर जगह त्राही त्राही मची है, और तुम इस वक्त भी तुम्हें सिर्फ जात पात की ही पड़ी है। अरे भौजी हम तो टीले पर सुने, बाहर कहे आए थे आपसे। अच्छा ठीक है, उनका चावल दे दो। अरे कावेरी बिटिया, ओ कावेरी बिटिया, क्या बात है माँ? जरा उस बोरे से 10 किलो चावल तो निकाल ला। अरे भौजी एक बात और है। अब क्या बात है? भौजी तम्बाकू खत्म हुई गई, तनिक हो तो दे दो। कल ही तो दी थी तुमको, कहाँ घुसे चल रहा है? दूर खड़े हो। अरे भौजी इतने लोग, इतनी कम तम्बाकू, अरे थोड़ी हो तो दे दो। ला दो। ये रहे तुम्हारे चावल और ये रही तुम्हारी तंबाकू। अच्छा भौजी ये रेडियम को नई खबर नहीं आई का? तुम्हें आज नई खबरों की जरूरत ही क्या है? तुमको तो सारी खबर पहले से पता रहती है, और नई खबर करोगे क्या? भौजी जिंदगी में हाथ लगा दो, बहुत भारी है। हाँ अच्छा जय राम जी। जय राम जी की। अरे राम बहुत बड़ा पानी। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कैसी बात करते हो बटेसर भैया, तुम्हारी किसी बात का मैंने बुरा माना है आज तक? पता नहीं क्यों तुमसे सवाल जवाब करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। क्या यह मंदिर अब केवल ऊंची जातियों के लिए रहेगा? अरे नहीं बटेसर, ये मंदिर अब सबके लिए खुला रहेगा। मैं खुद खोलूंगा इस मंदिर के द्वार सबके लिए। कहते तो ठीक हो पंडित, पर दूसरे गांव के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, तब क्या करोगे? ठाकुर चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर पंडित अपनी बात से नहीं हटेगा। दूसरे गांव के मंदिर तो मैं खुद जाकर खुलवाऊंगा, तुम देख तो लेना। ठीक है भाई ठीक है, बैठो। और यह बताओ, सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि इस साल खेती कैसे होगी, बीज कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो सारे गांव वालों के सामने जीवित रहने का सवाल है। अरे गांव जिंदा रहेगा, खेती भी होगी और बीज भी आएगा। ये बताओ इस सब में खर्चा कितना आएगा? अरे यह तुम अपने खेतों के लिए पूछ रहे हो कि सारे गांव वालों के लिए? अरे कैसी बात करते हो ठाकुर, पूरे गांव के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अरे मैं सोचता हूँ 5,000 से क्या कम लगेगा? 5,000 रुपए मैं दे दूंगा। 5,000 सूद कितना रखोगे पंडित जी? अरे ऐसा ना हो कि पूरा गांव तुम्हारे कर्ज में हमेशा के लिए बच जाए। अरे भैया, मुझे इतना नीचा क्यों समझने लगे हो? अब मेरा रह ही कौन गया है? मेरे 2 बेटे थे, लगता है नर्मदा मैया उन्हें अपने साथ ले गई। अब मैं किसी से एक पाई भी नहीं लेने वाला भैया। अरे पंडित जी केवल बीज से तो खेती होती नहीं है, हमारे गांव के ज्यादातर जानवर तो बह गए हैं। मैं दे देता बरकत, पर क्या करूं, मेरी तो खानदानी दौलत ही लुट गई है। मेरा अब रही क्या गया, मैं भी अब तुम लोगों की तरह असहाय हूँ। भैया मैं पूरे टीले का चक्कर लगा के आ रहा हूँ भैया, काफी डोर आ गए हैं। अच्छा थोड़े डोर खरीदने पड़ेंगे। बहुत अच्छी यदि बात है। सहयोग रहा तो 5 जोड़ी बैल से भी काम चल जाएगा। अरे छीतू भैया 2 जोड़ी बैल मेरी तरफ से। अरे बरकत भैया तुम्हारे पास रुपए कब से आ गए? अरे भैया
है, खुदा की मेहरबानी से थोड़ा रुपया मेरे पास भी है। पर बरकत भाई, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे नवल की वजह से भैया। अरे नवल ने आज से 4 साल पहले जबरदस्ती शेविंग सर्टिफिकेट दिलवाए थे। अरे बरकत भैया, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। शेविंग सर्टिफिकेट नहीं, सेविंग। हाँ, दिलवाए थे। अरे मेरा तो ख्याल है कि ब्याज सहित 9 रुपए तो आ ही जाएंगे, जिससे हम 2 जोड़ी बैल आराम से खरीद सकते हैं। ठीक कहता है बरकत, बहुत ही ठीक कहता है। अरे बरकत भैया, तुम्हारा मकान दिखाई दे रहा है और देखो तो छप्पर तो पूरी तरह बह गई है। भैया बताओ, रहोगे कहाँ पर? बैलों की जोड़ी की तो बात की बात है। देखो जीतू भैया, अब मैं उस मकान को ठीक नहीं करवाऊंगा। इससे पहले वो बाढ़ में 2 बार डूब चुका है। पर रहोगे कहाँ बरकत? इसी टीले पर भैया। अब मैं चाहे झोपड़ी ही बनवाऊं, पर रहूंगा तो इसी टीले पर। क्या बरकत भाई, इस बंजर और उजाड़ टीले पर रहोगे तुम? हम हजरों की बस्ती के पास रहोगे तुम? देखो जीतू भैया, मैं इससे पहले किसी को हरजन वर्जन नहीं मानता था और अभी नहीं मानता हूँ। देखो भाई, मैं भी अपना घर यहीं बनवाऊंगा। ठाकुर साहब, वो अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़ देंगे? हाँ भाई, छोड़ देंगे। एक हवेली ही तो है, अब मेरा रही क्या गया है? एक बिटिया ही है, उसके हाथ पीले करने हैं बस। हाँ ठाकुर साहब, बिटिया क्या करती है? सामने से पीले हो जाएंगे का? गणपत, यार तुम क्या कह रहे हो? अरे सही कह रहे हैं, गांव के लोगों में खुसर खुसर चालू ही गई। किस बात की खुसर खुसर? भैया, गांव के लोग कह रहे हैं जैसे ही चंदनपुर के ठाकुरों को पता चलेगा ना कि ई ठाकुर साहब छोड़ जात यहाँ भात खाई ने, इनको जात से और गांव से बाहर वगैरह निकाले ना ही रहेंगे वो लोग। हाँ, देख लिए सबके सब। शांत हो जाओ गणपत। क्या गांव के और लोगों ने छोड़ जात के यहाँ खाना नहीं खाया? क्या चंदनपुर के तेली यहाँ के तेलियों को छोड़ेंगे? क्या वहाँ के अहीर यहाँ के अहीरों को छोड़ देंगे? बताओ, क्या वहाँ के काची यहाँ के काचियों को छोड़ देंगे? तो एक बात सुन लो भैया, उनमें अधिक अड़चन ना आएगी। अरे अपनी जात वाले का थोड़ा बहुत पंगत वंगत दे करके फिर से जात में शामिल हो जाएंगे। और कहाँ? पर भैया, मैं सोच रहा हूँ कि ठाकुर साहब और उनकी बेटा कावेरी का क्या होगा? अरे भगवान ने मालिक अब देख के बेड़ा कर। अरे ठाकुर साहब, अरे आप लोग तो प्रायश्चित। यह क्या कह रहा है बरकत? प्रायश्चित तो पाप से छुटकारा दिलाने के लिए किया जाता है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। पापी तो मैं यहाँ आने से पहले था। यहाँ आकर तो मैंने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित किया है बरकत। अब मैं प्रायश्चित नहीं करना चाहता। तुम्हारी बातें बीत गई ठाकुर साहब। अभी सोचो, जो बिटिया है घर में जवान, उसका ब्याह कैसे करोगे? क्या जिंदगी भर तुम्हारे बैठा लोगे अपने घर में का हवेली में? बताओ तो नहीं, बताऊंगा सबका। मुझे मर्यादा का ख्याल करते हुए आप लोगों के बीच नहीं आना चाहिए था, पर बात चूंकि मेरे बारे में हो रही है, मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं बाबूजी को प्रायश्चित नहीं करने दूंगी। बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी आत्मा को इन बंधनों से मुक्त किया है, इनमें फिर नहीं बनेंगे, चाहे मेरा ब्याह हो चाहे ना हो। कावेरी, मेरे बेटों ने जो तेरे साथ किया उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ बेटी, पर क्या करूँ? मुझे क्या पता था कि ब्राह्मण के घर में मेरे बेटों जैसे बेटे पैदा हो सकते हैं और चीतू के घर में नवल जैसे बेटे। कई बार सोचता हूँ बेटी कि अच्छा हुआ कुल कलंकी ये बेटे नहीं रहे, पर क्या करूँ, बाप जी नहीं मानता है बेटी। पंडित, इसके लिए न आप जिम्मेदार हैं न रघु चंदू, इसके लिए तो हमारी पूरी सामाजिक संरचना ही जिम्मेदार है। हमारा समाज जन्म से ही कुछ लोगों को अपने स्वार्थ के अनुसार अत्याचार करने की छूट दे देता है और कुछ लोगों से केवल दबे रहकर अत्याचार करने की मांग करता है। ठाकुर, तुम प्रायश्चित मत करना। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है पटेसर। बटेसर चाचा, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। झुकना मत बेटी, किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। हमारी पुरानी जाति व्यवस्था एक ऐसा पुराना किला है जो हम में हमेशा एक सुरक्षा का भ्रम पैदा करती है और हम उसी में छिप कर रहना चाहते हैं, पर उससे हमारे मनुष्यत्व का विकास नहीं हो सकता। ठाकुर, तुम्हारा मकान यहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ठाकुर, वो देखो एक मोटर नोटिस हो रही है, जल्दी आओ ठाकुर। कहाँ? माँ, सहायता हो गई। हाँ, सरकारी सहायता आ गई है। देखो ना, इसमें 4 आदमी बैठे हुए हैं। देखा आपने दो मोटे और दिखाई दे रही है। भैया और करेंगे क्या बताओ? ये भी और आ रही है। नवल बेटा, ये नवल यहाँ कर क्या करेंगी? बताओ, ये शायद गाँव वालों के लिए कपड़े ला रही होंगी, अनाज ला रही होंगी और तो और कुछ दवाइयाँ ला रही होंगी। अरे बटेसर भैया,
मैं एक बात सोच रहा था। कौन सी बात पंडित जी? अरे मैं सोच रहा था जब गांव बर्बाद हो ही गया है तो उसे एक नए सिरे से क्यों न बसाए हम लोग। पर इसे बसाओगे कहाँ? अरे इसी टीले में बसाएंगे। इस टीले पर पंडित जी, पर यह तो अछूतों की बस्ती है। यहाँ कोई रहने को तैयार होगा भला? अरे लोगों को मैं तैयार करूंगा नवल। सबसे पहले मैं अपना मकान यहाँ कर बनाऊंगा। ठाकुर साहब और बरकत भी यहाँ कर बसेंगे। इस टीले की ढलान पे पूरा गांव बसेगा। किसी जाति के लिए कोई अलग बस्ती नहीं होगी और हम सबके मकानों में सबसे ऊंचा मकान होगा चीतू का। ठीक है। और आपके मकान का क्या होगा? और ठाकुर साहब आपके? देखो बेटा नवल, मैंने तो अपने मकान की जगह की बात तय कर ली है। वह जो पुराना खंडहर है जहाँ स्कूल लग रहा है, वह स्कूल मेरे मकान में लगेगा। और मैं अपने घर में दवा खाना चलाऊंगा। मेरा मकान भी हाजिर है पंडित जी, आप उसमें चाहे जो भी भला काम कर सकते हैं। बरकत भाई, तुम्हारे घर में हम सब सूचना केंद्र खोलेंगे और मैं खुद वहाँ रोज शाम को आकर खबरें पढ़कर सुनाऊंगा। अरे दादा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे हम पूछत हैं कि सबका पूरा होगा, इस बार तरह के बाद झोंके जा रहे हैं। देख लेंगे, मरे थोड़ी ना जरूर होगा गणपत, जरूर होगा। देखो नवल, 3 दिन के भीतर इस बाढ़ ने जो दिखाया उतना आपने मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे मैं तो कहता ही था, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। हाँ चाचा, जिस प्रकार हम सब इस टीले पर मृत्यु के भय के कारण धीरे धीरे एक हो गए, उस प्रकार हम सब सुख और समृद्धि में भी एक साथ रहेंगे। यह टीला चंदन का दीप बने और इसका संदेश हमारे जीवन की नई सुगंध बने। जात पात गाँव है सबसे अनूठा। अरे पलटू जी, अरे जात पात धर्म है टूटा, अपना गाँव है सबसे अनूठा। जात पात धर्म है टूटा, अपना गाँव है सबसे अनूठा। जात पात एक बीमारी बढ़ने न पाए ये महामारी। जात पात एक बीमारी बढ़ने न पाए ये महामारी। आओ हम सब मिलकर गाएं, जात पात भेद मिटाएं। आओ हम सब मिलकर गाएं, जात पात भेद मिटाएं। जात पात भेद मिटाएं। जात पात भेद मिटाएं। श्री मुरलीधर आहूजा जी प्लीज मंच पर आएं और हमारे जो कलाकार हैं उनको ये सर्टिफिकेट देके उत्साहित करें। जो पंडित जी बने थे शेखर सिंह, जो बरकत का रोल कर रहे थे। इसके बाद समता वाजपेयी, इनके लिए विशेष तालियां बजाइए क्योंकि ये बहुत चटकीली घोड़ी है हमारी। लक्ष्मी का रोल इन्होंने किया था। इसके बाद मेरा बेटा यानी कि पलटू मांझी का बेटा अनुराग शुक्ला, जीतू बने थे नवल के पिताजी। इसके बाद और समाज में एक छाप छोड़ी अपनी, ये पटेसर चाचा।
इसके बाद वो कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा चटकीला आपको लगा, उनकी बेटी श्वेता, गणपत की बेटी श्वेता, चंदा, नाटक में इन्होंने चंदा का रोल किया। और इसके बाद वो कैरेक्टर जो सबसे खतरनाक, यानी कि पुरानी फिल्मों के जहरीले इंसान गणपत, हाँ बिल्कुल सही कहा, कन्हैया लाल जी की भूमिका अदा कर रहे थे। अंकित श्रीवास्तव इनका नाम है और ये सीतापुर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद इस नाटक की मुख्य भूमिका अदा करने वाले नवल, जिनका नाम है नीलाक्ष बडन। और इसके बाद ठाकुर साहब की बेटी कावेरी, यानी कि कीर्तिका बडन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा सर्टिफिकेट का भाई आपको आना चाहिए सर, आप हमारे साथ में है, ये सर्टिफिकेट हाँ सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। आप हमारे साथ में सर, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए सबसे बड़ा। और इसके बाद मैं खुद आपके साथ में खड़ा हूं, पलटू माझी। ये वो लोग थे जिनको आपने स्टेज पे देखा, और मैं चाहूंगा थोड़ी सी तालियां आप उनके लिए भी बजाएं, जिन्होंने बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा पेन लेकर इस प्ले को सफल बनाने में हमारी मदद की, मैंने तय करके और ये रिजल्ट जाहिर किया। ये सब ही फ्रेशर है, नए हैं, इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने आप सबके आशीर्वाद से, मैं उन लोगों को स्टेज पर, उन लोगों का स्टेज पर नाम ले रहा हूं, अगर संभव हो तो वो मंच पर जरूर आए। ध्वनि शर्मा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। ध्वनि शर्मा बहुत छोटी है, थिएटर बहुत बड़ा है इनके लिए। मंच संचालन में मैं खुद भी आपके सामने जॉन स्टीफन बडन, थैंक्स। इसके बाद बारी आती है म्यूजिक यानी कि संगीत संचालन की। इसके बाद प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइट अरेंजमेंट, उसके लिए हमारे बीच में बहुत सीनियर आर्टिस्ट, थिएटर के बहुत पुरानी शख्सियत सीताराम जी, प्लीज। रूप सज्जा यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, ये सबसे क्रिटिकल सीट होती है। किसी की अगर थोड़ा सा पाउडर ज्यादा लगा दिया तो वो गोरा हो गया, जिसके पाउडर नहीं लगा वो काला हो गया, इनकी हमेशा टेंशन रहती है। रूप सज्जा के लिए बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, दूरदर्शन के बहुत माने हुए आर्टिस्ट शहीर भाई को मंच पर दावत दे रहा हूं। निधि जी ने इसमें हमारी मदद की, अगर वो तक मेरी आवाज जा रही हो प्लीज स्टेज पर आ जाए, धन्यवाद। मंच पर मंच सामग्री, कपड़े, ये सब कई लोगों ने मिलकर इसको सफल बनाया। इसमें पूरी टीम हमारे साथ रही। मंच संचालन में खास अमिताभ वाजपेयी जी ने। कार्यशाला व्यवस्था यानी कि ये जो वर्कशॉप हमने एक्टिंग का करा था, इसमें पूरे 35 दिन जो काम ना करने का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, वो मेरे द्वारा और कीर्तिका जी के द्वारा, यानी कि कार्यशाला संचालन जॉन स्टीफन बडन और कीर्तिका बडन, इन दोनों के द्वारा ये कार्यशाला संभव हो पाई। मंच सज्जा यानी कि स्टेज डेकोरेशन, पूरी टीम, सभी छात्र और छात्राएं और सीनियर सबने मिलकर स्टेज को डेकोरेट किया। और इसके बाद बारी आती है सहायक निर्देशक की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि मोहित गर्ग और कीर्तिका जी ने किया। और इसके बाद मंच की, थिएटर की वो महान शख्सियत जिसके द्वारा हम ये सपना सच कर पाए, जिसके द्वारा हम ये सोच अपनी पूरी कर पाए, जिनकी मेहनत और लगन से हम आज यहां तक पहुंच पाए। और आशा है अगर वो अपना साथ में देंगे तो हम काफी दूरी, काफी ऊंचाइयां तय करेंगे। थिएटर के वो सीनियर आर्टिस्ट, वो महान हस्ती जिन्होंने ये प्ले डायरेक्ट भी किया, निर्देशन भी उन्हीं का था। स्टेज पर मंच पर दावत दे रहा हूं श्रीमान सुशील भोले जी को। भोले जी बहुत सीनियर, बहुत महान आर्टिस्ट। मैं चाहूंगा कि बच्चों के लिए सुशील जी
दो शब्द जरूर बोले। 30 दिन और सिर्फ 3 घंटे, यानी कि 90 घंटे। ये पहली बार मन से वाबस्ता हो रहे थे और मुझे कतई इस बात का विश्वास था कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ही अपनी अदाकारी देंगे। अगर ऐसा सच है, आपके दिलों को जरा भी मेरे अभिनेताओं ने अपने पात्रों के द्वारा छुआ है, तो कृपया इन्हें तालियों से। हमने यहीं से ट्रेनिंग ली और अब हम बॉम्बे में हैं, और जब जब मुझे यहाँ बुलाया जाता है मैं जरूर आता हूँ। मैं आभारी हूँ मूनलाइट आर्ट एंड कल्चर ग्रुप का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने अनुभव इन नए छात्रों के साथ बांट सके और कुछ बेहतर से बेहतर प्रस्तुति देने का प्रयास कर सके। धन्यवाद। इसके बाद हम आप सभी से विदा लेते हैं, ये मानकर, ये सोचकर कि आगे जब भी आपसे हमारी मुलाकात होगी, आपका प्यार भरा आशीर्वाद तालियों के रूप में हमें सदैव मिलेगा। धन्यवाद।